नमस्कार, मैं सुकन्या सिंह आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अपने राज्य में सब्जियों की खेती बड़े क्षेत्रफल पर की जाती है, लेकिन यदि किसान ड्रिप और मल्चिंग द्वारा सब्जियों की खेती करते हैं तो न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किस प्रकार से उपयोगी है ड्रिप और मल्चिंग से सब्जियों की खेती, आइए जानते हैं जयपुर के प्रगतिशील किसान राजूलाल यादव से। हमारे क्षेत्र में पानी की किल्लत को देखते हुए हम फ्लड इरिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत कम है, ना स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते, उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस कारण इस पानी की समस्या का समाधान हमने ड्रिप लगाकर किया है। सभी जितनी भी फसलें हम लगाते हैं वो ड्रिप में ही लगाते हैं। ड्रिप में फसल को पानी की कम आवश्यकता होती है। हर फसल जो हमने लगाई है वो ड्रिप में लगाई है। अपने जानवरों के लिए जो हरा चारा लगाया है वो भी ड्रिप में ही लगाया है। रजका और बाजरी और ज्वार सब में ड्रिप लगाई है। मिर्च में ड्रिप लगाई है, थोड़ी सी टिंडी लगाई है, उसमें भी ड्रिप लगाई है। ड्रिप से पानी वेस्टेज बहुत कम होता है और फसल बहुत अच्छी होती है। इससे हम फर्टिलाइज़र भी आसानी से दे सकते हैं पौधों को, वो भी बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता फर्टिलाइज़र, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और ज़मीन में जो सहायक कीट हैं वो केंचुए भी काफ़ी मात्रा में अब ज़मीन में पनप रहे हैं ड्रिप के कारण। पहले हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते थे, तब हमारी ज़मीन में केंचुए बहुत कम थे। अब उन केंचुओं ने ज़मीन को और उपजाऊ बना दिया है। तो सभी किसानों को ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ये समय की मांग है। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर सिंचाई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने के और बहुत से फायदे हैं। ड्रिप से ज़्यादा खेती कर पाते हैं हम लोग ज़्यादा एरिया में, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़मीन कवर हो जाती है, जबकि स्प्रिंकलर से उस कम ज़मीन पे पानी पहुंच पाता है और उनको चेंज करने का भी रहता है थोड़ी समस्या, उससे फसल ख़राब हो जाती है। ड्रिप लगाने के बाद एक बार भी छानी होती है और फिर पानी समय समय पर जितना आवश्यकता हो उतना ही चलाते हैं। एक ये बचत हो जाती है ड्रिप से समय की, और पानी की ज़्यादा एरिया में हम खेती कर पाते हैं तो ज़्यादा मुनाफा मिलता है। स्प्रिंकलर का पानी आधा ऊपर उड़ जाता है। और ड्रिप में सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि कम पानी में ज़्यादा एरिया में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिलता है, और इस तरह से पानी की बहुत बचत कर सकते हैं किसान। ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा पानी की अच्छी बचत हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ मल्चिंग से एक और फ़ायदा ये है कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं होती, खरपतवार उगती नहीं है जहाँ मल्चिंग लगाते हैं सब्जियों में। तो वो एक उनको निकालने का खर्चा हमारा कम हो जाता है, जबकि अगर मल्चिंग नहीं लगाए तो हमारी एक फसल में लगभग 6-7 हज़ार रुपये उनकी खरपतवार निकालने में ही चला जाता है। तो ये फायदा और हो जाता है। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है। खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर
अनुदान भी देय है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। मल्चिंग से दूसरा फायदा ये है कि जब खरपतवार उगेगी नहीं तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमारी फसल को ही मिलेंगे। उससे हमारी फसल की गुणवत्ता और फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। गुणवत्ता भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है और पौधा लंबी चलती है फसल हमारी। इस तरह ड्रिप और मल्चिंग से हर किसान को अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ है वैसे हर किसान को फ़ायदा मिलता है इसका। ये हमें ज़रूर लगानी चाहिए इसकी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं। पशुपालन हमारे देश में ग्रामीणों के लिए सिर्फ शौक ही नहीं बल्कि आमदनी का बेहतर जरिया भी है। लेकिन सही जानकारी के अभाव में अक्सर लोग पशुपालन का पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इस काम से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान और पशुपालक कैसे करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाई, जहाँ तक बात है कि परजीवी की, तो परजीवी हमारे पशुओं के लिए दूध उत्पादन और साथ में उनके स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ही नुकसानदेह साबित हो रहा है। सबसे पहले हम परजीवी जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः परजीवी और दूसरा होता है बाह्य परजीवी। तो हमारा जो बाह्य परजीवी है जिसमें हमारे जू, किलनी, मक्खी, मच्छर, पिस्सू इत्यादि ये हमारे बाह्य परजीवी हैं जो हमारे पशुओं को काफ़ी प्रभावित करती हैं उनके रोग बीमारियां फैलाने में, साथ ही दूध उत्पादन में। पशुपालक भाइयों, परजीवी पशुओं का खून चूसकर इन्हें कमजोर बना देते हैं और पशुपालक समझ ही नहीं पाते हैं कि पशु खाते पीते भी कमजोर क्यों हो रहा है और इसका सीधा प्रभाव पशु के दुग्ध उत्पादन पर पड़ता है। और यदि बछड़े और बछड़ियां हैं तो इनकी वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। इतना ही नहीं, पशु विभिन्न प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाते हैं जिससे ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो बाह्य परजीवी जो हमारे जिसमें किलनी सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, ये करते क्या है कि उनके अंडे जो होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क जहाँ पे पशुशाला है उसके दरार है या जो दरवाजे खिड़कियाँ जहाँ पे कोने में है, ये वहाँ पे जाकर के उसके बच्चे जो होते हैं अंडा देने के बाद ये अंडे से जो बच्चे निकलते हैं वो चिपक जाते हैं जाके, फिर ये दूसरे पशु में जाकर के चिपक करके फिर ये अपने जीवन जो चक्र है पूरा करते हैं। तो ये किलनी और जो जू मच्छर है ये बहुत तेज़ी से बाह्य परजीवी के जो जीवाणु हैं वो हमारे स्वस्थ पशु के शरीर में पहुंचा देते हैं और ये बीमारी को फैलाते हैं। इसके अलावा हमारे जो अंतः परजीवी हैं, जो कि यह बाह्य परजीवी जो शरीर के बाहर होते हैं और अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर होते हैं, उसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है कि जिसे हम लोग फीता कृमि या टैपवर्म कहते हैं, दूसरा है राउंड वर्म या जो गोल कृमि है, तीसरा है नीमेटोड्स है। ये 3 प्रकार से अंतः परजीवी जो पशुओं के शरीर में जो ये पहुंच करके उसके यकृति जो लीवर होता है उसको डैमेज कर देते हैं या और भी अंगों पे ये पहुंच करके चिपक करके बहुत तेज़ी से जरूर, और इसका यहाँ तक प्रभाव पड़ता है कि जानवरों के जो प्रजनन क्षमता में भी ये दूध उत्पादन के साथ साथ प्रजनन भी प्रभावित करता है। साथ में उसके दूध उत्पादन में कमी आ जाती है और साथ ही उनके खाने पीने में अरुचि हो जाती है, या आपको लगता है कि हमारा जानवर बहुत खा रहा है, लेकिन वो जो अंतः परजीवी है वो परपोषी के रूप में उसके शरीर के अंदर बैठा हुआ वो पोषक तत्व को ग्रहण करता है और वो अपना वृद्धि विकास करता है। तो देखने में तो जानवर आपको लगेगा कि स्वस्थ है, लेकिन अंदर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। इसका प्रभाव पड़ता है कि वो उसकी प्रजनन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और साथ ही दूध उत्पादन भी उसका गिरता है। तो किसान भाई जो भी अपने जानवर हैं, उन जानवरों को अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं या उनको समस्या दिखाई दे रही है तो इसकी सावधानी के रूप में बचाव के उपाय पहले से कर लें। उसके लिए हमारे जो अंतः परजीवी बाह्य परजीवी के लिए जो दवाएं एल्बेंडाजॉल, फेविंडाजॉल, नीलजान जो हमारे हैं,
इसके अलावा आजकल पेनाक्योर और नई जो आइवरमेक्टिन है इंजेक्शन भी आ गया है कि वायवा अंतःपरजीवी। तो जो भी हमारे ये जो आधुनिक दवाएं हैं जो हमारे नज़दीकी पशु चिकित्सालय वहाँ उपलब्ध है, या आपके जो नज़दीकी पशु चिकित्सक हैं जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेकर के कि प्रत्येक 3 माह पे, अथवा अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है या आपकी जानकारी नहीं है तो कम से कम बरसात से पहले और बरसात के बाद ज़रूर हम वायवा अंतःपरजीवी के, चाहे वो टैबलेट के रूप में, चाहे लिक्विड फॉर्म में या इंजेक्शन के रूप में अपने जानवरों को ज़रूर इनको दें। किसान भाइयों, इलाज से बचाव बेहतर है, तो पशुपालक अपने पशुओं को परजीवियों के प्रकोप से बचाव के लिए पशुओं को तालाब, बावड़ियों में भरा गंदा पानी नहीं पिलाएं। इसके अलावा पशु को नदी नालों के पास नहीं चराएं, क्योंकि इस गंदे पानी को पशु द्वारा पीने या नदी नालों के पास पशु को चराने से कई तरह के कीड़े पशु बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा अजमेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसान भाई सरकार की सलाह का सख्ती से पालन करें और स्वयं की उचित देखभाल, व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोने तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली की फसल में बादल छाए रहने के कारण टिक्का रोग के फैलने की संभावना है। इस रोग में पत्तियों पर मटियाले रंग के गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देते ही बावेस्टिन आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें। ग्वार में सफेद मक्खी नियंत्रण के लिए थाइमेथोजेम 25 WG 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। वर्षाकालीन कद्दू वर्गीय फसलें जैसे करेला, खीरा, लौकी, कद्दू, तुरई आदि का बुआई करने का समय है। बीजों को कार्बेंडाजिम 50 WP 2 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित करें। सफेद लट के रोकथाम के लिए इमिडाक्लोरोपिड 17.8 SL 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करके सिंचाई देवें। पपीते की पौध की रुपाई करने का यह उचित समय है। गड्ढे में रुपाई के पूर्व 10 किलोग्राम अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद 300 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला देवें। स्वस्थ, ओजस्वी एवं निमिटोड रहित पौधे काम में लेवें। पालतू जानवरों जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ इत्यादि को सीधी वर्षा से बचाव के समुचित उपाय करें। टीकाकरण करावें। पशु के नाक में पानी आना, बुखार इत्यादि होने पर निकट के पशु चिकित्सक से तुरंत इलाज करावें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाई, हम देख रहे हैं कि खरीफ में आपने तिलहनी फसलों में सोयाबीन जो है कि प्रदेश की बहुत अच्छी फसल है उसको उगा रखा है। तो उसमें जो शस्य क्रियाएं करके अच्छे उत्पादन के लिए खरपतवार प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। सोयाबीन में खरपतवारों के द्वारा यह नियंत्रण नहीं किया जाता है तो लगभग 50 से 60% तक हमारा उत्पादन है वो कम हो जाता है, क्योंकि खरपतवार बरसात के समय में बहुत अधिक होते हैं, ज़्यादा वृद्धि करते हैं और फसल से प्रतियोगिता करके पोषक तत्वों के लिए, नमी के लिए, प्रकाश के लिए और हमारे उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो इनके सही से नियंत्रण के लिए या तो सामान्यतः जहाँ पर श्रमिक उपलब्ध हैं वहाँ निराई गुड़ाई करना भी ज़रूरी है।
मिल जाती हैं समगमता पूर्वक लेबर, तो वहाँ पर हमको श्रमिकों के द्वारा निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई में 2 बार करना आवश्यक है, जिससे कि फसल को खरपतवारों से मुक्त रखा जा सकता है एक क्रांति की अवस्था तक। पहली निराई गुड़ाई लगभग 20 से 25 दिन बाद करें और दूसरी 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई करें। किसान भाइयों, अधिक बरसात होने के कारण खेतों में जल भराव की समस्या हो जाती है, तो कभी कम वर्षा के कारण फसल सूखने लगती है। तो आप इससे होने वाले नुकसान से फसल को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। जल प्रबंधन की बात करें तो सोयाबीन की जो फसल है अधिक जल से प्रभावित होती है, तो इसलिए जल निकास का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत जो है उसमें ढलान हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि पानी जो वर्षा या सिंचाई का है वो एक जगह निचले ढलान की ओर निकल जाता है और फसल पर भराव से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि फसल की वृद्धावस्था या जब देखते हैं कि हम इसमें दाने भर नहीं या फली भर नहीं, उस समय यदि पानी की कमी होती है, बरसात नहीं होती है, लंबे समय तक बरसात जब नहीं होती है 15-20 दिन तक, उस दशा में आप सिंचाई निश्चित तौर पर कर दें, जिससे कि अच्छी वृद्धि होगी, अच्छी शाखाएं निकलेंगी और अच्छा फलन होगा, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जल प्रबंधन में यदि आप देखें कि रिज बेड प्लांटिंग जो मेथड है उससे आपने बोया है तो नाली में केवल सिंचाई करके एक तो पानी की बचत 30 से 40% तक कर सकते हैं और दूसरा फसल पर किसी तरह का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल में रोग और कीटों द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप रोग और कीटों की पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ हम देखें कि प्रमुख कीड़ों की बात करें तो इसमें गर्डल वीटल जो है वो विशेष हानि पहुंचाता है। इसकी जो सुंडी है ज़मीन की सतह के बराबर से तने में अंदर घुस जाती है और धीरे धीरे अंदर का जो तने का भाग है उसे खाती रहती है, टहनियाँ सूख जाती हैं, तो इस तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कोई भी सिस्टमेटिक जो दवाएं कहते हैं, जैसे चाहे आप ट्राइजोफास का स्प्रे कर सकते हैं, मेटासिस्टाक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो इनकी जो मात्रा है आवश्यक 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में डाल करके और स्प्रे कर दें, छिड़काव कर दें, तो आप इसका पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब देखें बीमारियों की बात करते हैं तो बीमारियों में सबसे जो ज़्यादा प्रभाव करती है, एक तो येलो मोजेक की विशेष समस्या होती है, जिसमें कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और हरा जो पन रहता है पत्ती का धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इसके जो फैलाने के लिए या इसका जिम्मेदार जो कारक है वो एक वायरस के द्वारा होती है और जो फाइट फ्लाई सफ़ेद मच्छर जैसा होता है वो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाता है। तो उस समय आप इसके लिए देखेंगे कि ट्राइजोफास जो दवा आती है उसका स्प्रे कर सकते हैं और हम देखते हैं कि उसके सही नियंत्रण नहीं हो पाता है तो 10-12 दिन बाद पुनः दूसरा स्प्रे किया जा सकता है, जिससे कि हम पूर्णतः नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा जो लीफ स्पॉट या अन्य जो बीमारियां लगती हैं उसके नियंत्रण के लिए आप जो है कार्बनडाजिम दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बना करके स्प्रे कर दें, या दूसरा मिनकोजैब दवा है उसका उपयोग कर सकते हैं, या प्रोपेकोनोजोल दवा है वो 7 से 8 ml प्रति टंकी जो आपकी 15 लीटर की होती है उसमें घोल करके उसका स्प्रे कर दें, जिससे कि कोई भी बीमारी होगी तो उसको सही से नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बैंगन भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में से है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन बैंगन की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन कीटों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर ले तो वे अच्छी क्वालिटी का अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंगन की फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियां नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियां फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50% तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें
और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रैप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामैक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम से कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 155 पर